नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का इतिहास, और उसमें हम कल पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन, उनकी गद्दी पर बैठना, कुंभलगढ़ का महत्व, खपनौर, चित्तौड़ के किले का महत्व, गोकुंदा, इन सब के बारे में हमने बात की थी। और बिल्कुल ठीक सामने दिल्ली सल्तनत में अपने राष्ट्रीय शासक बनने की संकल्पना लेकर, एक महानतम शासक बनने की संकल्पना लेकर राजस्थान के इतिहास में घुसपैठ करना, राजपूताने को के भौगोलिक क्षेत्र को, राजपूताने के राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए तैयार है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कितनी विडंबना है, या कितनी मैं विडंबना शब्द तो नहीं उपयोग कर सकता, लेकिन ये कितना कठोर तप रहा होगा महाराणा प्रताप के कि उसको विरासत में अकबर की शत्रुता मिली। ये विरासत में जरूर मिली, लेकिन ये उसके प्रेरणा के स्रोत रहा। 4 बार प्रयास करने के बाद में भी जब अकबर सफल नहीं हुआ कि किसी भी प्रकार से महाराणा उसके अधीन नहीं आए, महाराणा दृढ़ संकल्प थे। 4 क्या 40 बार भी अगर इस तरीके का शिष्टमंडल जाता तो महाराणा का निर्णय एक ही था कि जो भी निर्णय होगा वह युद्ध के मैदान में होगा, अन्यथा आप अपने राज्य में सीमित रहिए और मैं मेरे राज्य में सीमित रहता हूं। किसी प्रकार का कोई स्वाधीनता स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है। स्थितियां जब आगे चली, ये निश्चित हो गया कि अकबर जानता था कि इतने प्रयासों के बाद अगर अब सफल नहीं हो पाया है तो सैनिक तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। भगवान दास, जलाल खां, टोडरमल, मानसिंह को वापस लौटाने का अर्थ महाराणा प्रताप जानते थे कि युद्ध निश्चित है, और जब युद्ध निश्चित है तो उन्होंने सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो दक्षिण का भाग जो उनका सुरक्षित है, केलवाड़ा और कुंभल की तरफ, वहाँ पर जो आपने आम लोगों को खेतीबाड़ी करने के लिए भेजा, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए भेजा, वहाँ पर निवास करने के लिए भेजा ताकि वो सुरक्षित रहे। और बीच का गिरवे का भाग है जो वहाँ पर खाली रखा गया ताकि मुगलों का जो उधर से आना जाना रहे तो उनकी रसद सामग्री को लूट लिया जाए या उनका अवरोध पैदा कर दिया जाए। पहली व्यू रचना रही। दूसरी रचना, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मालवा हो, चाहे मेवाड़ हो, मेवाड़ के आसपास के समुद्र हो, चाहे सिवान का कुछ क्षेत्र हो, इन सब के राजा महाराजाओं को प्रताप ने साथ लेकर चला और यह भी कह दिया कि कभी भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह राजपूत शूरवीर सिसोदिया वंश होते हुए भी तत्कालीन भीलों को उनको साथ रखते थे। मुगलों के पास तोपें थी, घुड़सवार थे, हाथी थे, सब कुछ था, तीरंदाजी थी, घुड़सवार थे राणा के पास। पहाड़ी स्तरों पर विशाल जो बड़े बड़े थे वहां पर विशाल सेना रखी गई भीलों की, और उनमें पत्थर और तीरंदाजी लेके बैठे हुए थे। 1576 में तिथि कोई 21 जून बताता है, कोई 18 जून बताता है, लेकिन 1576 को ये युद्ध होना हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। ये युद्ध मेवाड़ के थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है, और आशुद्दीन विस्तार ने इसको बादशाह बाग का कहा, किसी ने इसको गोकुंदा का युद्ध कहा, किसी ने इसको खपनौर का युद्ध कहा। इतिहास में उस पीली मिट्टी के कारण बादशाह बाग के वो जो पहाड़ी दर्रे हैं वहां पर उसको हल्दी घाटी कहा गया। अप्रैल 1576 में मानसिंह सैनिक के साथ में अजमेर पहुंचा, और फिर वहां से उसने सैनिक कर दी। अकबर अजमेर में डेरा डाला हुआ था। वह मांडलगढ़ के रास्ते से कुंभलगढ़ जाना चाहता था, और मांडलगढ़ में कुछ रुका ताकि प्रताप पर मानसिंह दबाव रहे। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम इतिहासकार भी लिखते हैं, तत्कालीन इतिहासकार भी लिखते हैं, और राजस्थान के आधुनिक और तत्कालीन इतिहासकार भी लिखते हैं। समय जब आगे बढ़ा, 20-25 दिन यानी अप्रैल के अंत तक की बात बता रहा हूं मैं, और जून के मध्य तक की बात बता रहा हूं, राणा प्रताप सतर्क होकर मानसिंह की प्रत्येक गतिविधियों को देख रहे थे। मानसिंह को प्रताप की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी, जबकि प्रताप को मानसिंह की समस्त गतिविधियों में जानकारी प्राप्त हो रही थी। भीलों के साथ में समरसता का ये सकारात्मक परिणाम था। उन्होंने अपने चिन्ह पर भाले और भीलों का जो चिन्ह था वो भी स्पष्ट कराया था। जून 1576 को लौह सिंह नामक गांव में दोनों सेनाएं आ डटी और बादशाह बाग के दर्रे पे युद्ध हुआ। सैनिकों की संख्या अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि मुगल सैनिक ज़्यादा थे और महाराणा प्रताप के सैनिक थे।
महाराणा प्रताप ये भी चाहते थे कि किसी न किसी स्थिति में खुले युद्ध में, मैदान में युद्ध नहीं हो, और उनकी ये लगभग स्थितियाँ सकारात्मक भी बनती रही थी। जैसा वे चाहते थे वैसे ही बना। 4 प्रकार से उनका युद्ध का वो था: हरावल, चंदावल, पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। ये उनकी व्यूह रचना थी। मान सिंह ने युवा सैनिक आगे रखे हुए थे। अग्रिम दल, 2 अग्रिम दल रखे थे, और जिनमें एक ही दल का नेतृत्व जगन्नाथ कछावा कर रहा था। यहां हाकिम का सूरी मेन सैनिक था महाराणा प्रताप के पास। देखिए, वहां जगन्नाथ कछावा है, यहां हाकिम का सूरी है, और मान सिंह सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है। युद्ध का श्रीगणेश हुआ। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने आगे होकर उनके अग्रिम दल पर आक्रमण किया और बहुत जबरदस्त भीषण आक्रमण किया। मुगल सेनाएं उस पहाड़ियों के तर्रे पर छापामार मौजूदगी से तिलबिला गई। सैनिक पीछे हटने लगे। लगभग 2 टुकड़ियां मुगल सैनिक पीछे हट चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि महाराणा मुगल सेनाओं का, सिसोदिया वंश की सेनाएं दांत खट्टे कर देंगी। एक स्थिति परिवर्तित हुई। महाराणा के वाम पक्ष, यानी उल्टे हाथ पर अगर हम कहें, उसकी सेनाओं ने दक्षिणी भाग पर या दाहिने पक्ष पर मुगल सेनाओं पर आक्रमण किया। और यह वह सैनिक था जहां सैनिकों की संख्या थोड़ी कम थी और वहां पर व्यक्तियों की आवाज गूंज सकती थी। जब यह युद्ध अपनी पराकाष्ठा पे था, मुगल सेनाएं हतप्रत हो रही थी, छितर बितर हो रही थी, पीछे युद्ध करती रह रही थी, थक रही थी, आक्रमण भी करना चाह रही थी, लेकिन पीछे हटने पर मजबूर हो रही थी, कदम पीछे हट रहे थे। ठीक उसी समय में मेहरतर खां, जो मुगल सेनापति था, जो दलावल के बीच में युद्ध कर रहा था दाहिने पक्ष में, उसने बहुत जयघोष से चारों तरफ प्रसार किया, ये नारा लगाया कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, स्वयं आ पहुंचे हैं, उनकी सेना बहुत निश्चित दो। ये संदेश मुगलों के लिए जितना प्रोत्साहित करने था, मुगल नष्ट हो रही मुगल सेनाओं के लिए जितना प्रोत्साहित कर रहा था, वीरता का प्रमाण दे रही राजपूत सेना के लिए, उतना ही हताशापूर्ण भी था। स्थितियां उल्टी हुई। मुगल सेना जोश में आने लगी, राजपूत सेनाएं थोड़ी कमजोर होने लगी। उन्हें यह लगा कि किस ओर से अकबर आएगा, कहां से आक्रमण करेगा, कौन सा ऐसा भाग है जो हमारा अनूठा नहीं है। अतः सामने के पक्ष पर आक्रमण करने की अपेक्षा वे पीछे के अर्धचंद्राकार भाग पर सुरक्षा की दृष्टि से एकाग्रता लगाने लगे, ध्यान लगाने लगे। और युद्ध में, खेल में और राजनीति में यदि आप सामने देखते हो तो ही विजय होती है, और आपने पीछे देखना शुरू किया तो निश्चित आपके नंबर कम होंगे। यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। अचानक राजपूत सैनिकों के मरने की संख्याएं बढ़ने लगी। प्रताप ये जानते थे कि यदि बादशाह सलामत का संदेश झूठा है या सच्चा है, तो बदले में मैं भी एक कर सकता हूं। प्रताप ने सीधा वार किया मानसिंह पर, और चेतक तेजी से शत्रुओं को चीरता हुआ मानसिंह के पास पहुंचा, और मानसिंह एक भरपूर बलशाली भाले का आक्रमण मानसिंह पर किया गया। यह निश्चित है कि यदि वह भाला मानसिंह के लग जाता तो उसकी छाती को आर पार हो जाता। इतना वेग से वो गया था, लेकिन मानसिंह उसको बचा गया। प्रताप ने अगली बार तलवार चलाकर मानसिंह को मारना चाहा। घोड़े चेतक ने दोनों पैर ऊपर हाथी पर रखे और उस पर आक्रमण करने की प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच महाजन ने अपनी कटार निकालकर, अपनी तलवार निकालकर हाथी के सूंड में लगातार डालना किया, और उस हाथी ने जिस तरीके से सूंड हिलाकर पैरों को काटा चेतक जबरदस्त जख्मी हो गया। महाराणा का वह प्रधान सेनापति था एक तरीके से। बस यही युद्ध में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। चेतक जख्मी हो गया। महाराणा अभ्यासरत थे चेतक के साथ युद्ध करने के लिए। महाराणा को, और इसी समय में कई सैनिकों ने, हाकिम सासुरी ने, राजपूत सैनिकों ने आकर उनको घेरा और महाराणा को सुरक्षित ले गया। यह जरूरी हो जाता है किसी भी युद्ध में कि जब आप वीरता दिखा रहे हो, रणनीति दिखा रहे हो और स्थितियां परिवर्तित होती है, तो आपको कूटनीति दिखाना आवश्यक हो जाता है। और जब आपने कूटनीति दिखाना शुरू किया तो ये एकमात्र उपाय था कि राणा युद्ध का मैदान चुने, क्योंकि युद्ध में जो भी परिणाम रहे या न रहे, क्योंकि अब ये हो रहा था कि राजपूत सैनिक हारेंगे, राणा सांगा
राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाए और वापस अपने क्षेत्रों को संगठित करे। युद्ध अभी निर्णायक स्थिति में नहीं है। और ऐसा ही हुआ, राणा प्रताप वहाँ चले गए। और बाद में शक्ति सिंह की कहावत वो आती है, लेकिन इस प्रकार से कोई शक्ति सिंह की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि वो शक्ति सिंह के ग्राफ को ऊपर उठाने के वाली कई राजपूत इतिहासकारों ने, क्षेत्रीय इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं किया है। जो शक्ति सिंह की घटना बताते हैं कि भागते हुए चेतक को उन्होंने पकड़ा और उसने भाई से माफ़ी मांगी और ये ऐसा कहीं भी नहीं है। हम जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध बहुत भीषण युद्ध था, बहुत जबरदस्त था, मारकाट हुई, सैनिकों की संख्या नहीं हुई। अब हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व और परिणाम, भले ही अकबर ने मेवाड़ को जीत लिया हो, लेकिन वह संकल्पना जो मान सिंह मुगल दरबार में करके आया था कि वह जीवित या मुर्दा महाराणा प्रताप को लेकर आएगा, अकबर के स्वयं का भी ये था। वह प्रमाण देना चाहता था शेष बचे हुए राजपूत राजाओं को कि मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करने का परिणाम क्या होता है, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए नहीं हो सका कि महाराणा की सेना कमजोर हो गई, महाराणा का व्यूह रचना तोड़ दिया गया, मुगल सेना कुछ अंश तक जीत के नज़दीक पहुंच गई, लेकिन महाराणा प्रताप का आत्मबल, उसका स्वाभिमान आज भी जिंदा था। वह अपने स्वाभिमान के कारण इतना पूंजीपति समझता था अपने आप को, महाराणा प्रताप समझते थे, इसलिए वे बह गए और उन्होंने एक बार पुनः अपने आप को संगठित किया। अकबर की नैतिक पराजय और महाराणा की वीरता की पराजय की लोगों ने आंखों से देखा कि जो व्यक्ति जो बात कहता था वो कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाने लगे, अन्न का अभाव रहने लगा। लेकिन फिर भी उन तमाम सैनिकों को, उन तमाम सामंतों को, उन तमाम भामाशाहों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में यदि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं तो मैं सदैव इसी सोच के साथ, इस प्रबल सोच के साथ मैं आपके साथ लड़ूंगा और आपको नेतृत्व दूंगा और एक बार पुनः मेवाड़ को स्वाधीन मेवाड़ दूंगा। और यही हुआ। महाराणा प्रताप अकबर के कभी हाथ नहीं है। 1580-82 तक महाराणा प्रताप अकबर कोशिश करता रहा। बाद में दिवेर का युद्ध हुआ, बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, लेकिन नहीं। और एक वीर जिसे साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है, जिसे सामाजिक समरसता का धनी भी कहा जाता था, जिसे राष्ट्रभक्त की से ओतप्रोत है, वह मरते दम तक अकबर के अधीन नहीं आया। और अकबर की उन विभिन्न सफलताओं में जो वह कहते हैं कि नवरत्न है, या आर्थिक सुधार किए, या सैनिक सुधार किए, या राजनीतिक सुधार किए, उनमें एक ऋणात्मक बिंदु यह है कि वह सिसोदिया वंश के इस शूरवीर को कभी अपने अधीन नहीं कर पाया, कभी अब मुगल दरबार में हाजिरी देने पर मजबूर नहीं कर पाया। तो महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में आप अनेक ही और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया। धन्यवाद।